राजीव का फ़ोन आया और वो बिल्कुल उड़ा हुआ था। ओके, तो लटके पड़े। कितने हैं, मैंने कितने करे काउंट नहीं किए सर। वो क्या काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 थे। अरे तो एकदम ऐसे लाइन से लटके पड़े हैं। अच्छा, मैंने कहा इसको बस बंद कर ले, डोंट अलाउ एनीबडी, यू स्टे देयर, आई एम कमिंग। एक रात जब दिल्ली के बुरारी एरिया का मोहल्ला सो रहा था, तब एक घर ऐसा भी था जहां अगर उस वक्त कोई इंसान जाकर देखता तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जो चीज़ वो उस वक्त देख रहा है वो सच भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बुरारी केस की, जिसने पूरे नेशन को एक ना सुलझने वाली मिस्ट्री में जकड़ लिया। ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं था, एज इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज एंड अनबिलीवेबल केस इंडिया हैड एवर सीन। चंदावत फैमिली या भाटिया फैमिली, जिनके अराउंड ये केस रिवॉल्व करता है, उनकी फैमिली में कुल 11 मेंबर्स थे जिन्होंने 1 जुलाई 2018 को सीलिंग से लटक के एक सुसाइड कर लिया। बट वाई, क्या हुआ था ऐसा जिसने उन्हें इतना मजबूर कर दिया, या फिर ये सब के पीछे कोई और वजह थी? बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट थॉमस। बुरारी, नॉर्थ इंडिया, विच मीन्स द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ के संत नगर में रहा करती थी चंदावत या भाटिया फैमिली। अब यू माइट बी थिंकिंग कि मैं चंदावत और भाटिया ये 2 सरनेम्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का पता तुम्हें आगे लग जाएगा। चंदावत फैमिली एक वेल रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली थी जो कि संत नगर में अपनी एक ग्रॉसरी और प्लाईवुड की शॉप ओन करती थी। वो पिछले 20 साल से यहाँ पर एक 2 मंजिला घर में रहते थे, बट दे बेसिकली हेल फ्रॉम टोहाना टाउन इन हरियाणा। नॉर्मली आजकल के टाइम पे लोग एक छोटी सी एक न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट इन इंडिया आज भी कुछ रूरल या इन सिटीज़ में लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और चंदावत फैमिली भी एक जॉइंट फैमिली थी। उस छत के नीचे 3 जनरेशन्स रहा करती थी। इन टोटल उस घर में 11 मेंबर्स थे, 7 फीमेल्स और 4 मेल्स। सबसे पहले थी नारायणी देवी, जो कि घर की सबसे बड़ी थी। उसके बाद उनके 3 बच्चे, भुवनेश, ललित और प्रतिभा। भुवनेश सबसे बड़े थे, उसके बाद ललित और फिर प्रतिभा उनकी एकलौती बेटी। भुवनेश की शादी सविता से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, मोनू, नीतू और ध्रुव। उसके बाद ललित की शादी टीना के साथ हुई थी और इनका एकलौता बेटा था शिवम। और प्रतिभा जो कि एक विडो थी, उनकी एकलौती बेटी प्रियंका थी। ये फैमिली की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, एंड ये एक ऐसी टिपिकल फैमिली थी जहाँ सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। बट ऑन जुलाई 1, 2018 सुबह लगभग 7:15 हो रहे थे। गुरुचरण सिंह, जो कि नेबर थे इस फैमिली के, जो अक्सर ललित के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, ही ऑब्जर्व्ड समथिंग स्ट्रेंज। ललित उस दिन मॉर्निंग वॉक पे नहीं आए, विच काइंड ऑफ स्ट्रेंज। बट उससे भी स्ट्रेंज बात ये थी कि नॉर्मली उनकी शॉप्स 5 साढ़े 5 बजे खुल जाया करती थी, बट उस दिन वो नहीं खुली थी। सेंसिंग दिस ऑडनेस, गुरुचरण ने चेक करने का सोचा इफ़ द फैमिली इज़ ओके और नॉट। वो उनके घर के पास गए एंड फाउंड द डोर ऑलरेडी ओपन। जैसे ही उन्होंने स्टेयर्स चढ़ी और ऊपर गए, ही कुडंट बिलीव कि जो चीज़ वो उस वक्त देख रहे हैं वो सच भी हो सकती है। फैमिली के 10 मेंबर्स सीलिंग से लटके हुए थे। सुन के इतने गूज़बम्स आ गए। ये काफ़ी वियर्ड और डिस्टर्बिंग सिनेरियो था गुरुचरण जी के लिए। वो फैमिली जो इतने सालों से इतनी बढ़िया तरीके से रह रही थी, वो ये सब समझ नहीं आता। गुरुचरण हड़बड़ाहट में नीचे गए और पड़ोसियों को इत्तला किया एंड पुलिस को भी बोला, और सभी लोग डर से भरे ऊपर चले गए टू सी दैट सिनेरियो। जब सब ऊपर गए तो उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की, जैसे फैमिली के 10 मेंबर्स सीलिंग से लटके हुए थे एंड द ओल्डेस्ट वन, नारायणी देवी, अपने बेडरूम के फ्लोर पर गिरी थी। उन्होंने मेटल रीलिंग से लटक के इस इंसिडेंट को अंजाम दिया। वो सब एक सीक्वेंस में और काफ़ी क्लोज तरीके से लटके थे। आंखों में पट्टियाँ बंधी थी, हाथ और पैर दोनों केबल वायर से बंधे थे, एंड द मोस्ट स्ट्रेंज पार्ट, उनके मुंह भी
डक्ट टेप से कवर्ड थे, उनके कान कॉटन से ब्लॉक्ड थे। वहाँ टोटल 5 टूल्स थी जो कि सभी ने यूज़ की होगी। नारायणी देवी जो कि घर की सबसे बड़ी थी, अपने बेडरूम में ही डेड मिली। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अभी तक पुलिस आ चुकी थी एंड दे फाउंड अ डॉग टू, जो कि घर की छत पे बंधा हुआ था और वो एक अकेला सर्वाइवर था इस केस का। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी 22 जुलाई को मारा गया। ये केस जितना सुनने में अजीब लगता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी उतनी ही डिफ़िकल्ट और डिस्टर्बिंग थी। कॉज तुम ही सोचो कि पड़ोसियों को कोई खबर नहीं, एक फैमिली के सभी मेंबर्स और गॉन, और एक डॉग जो कि सर्वाइव कर गया था वो भी कुछ खास मदद नहीं कर पाता। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मर गया था। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या कोई बाहर का इंसान आया था या फिर घर के अंदर ही कुछ था? अगर हम डिसीज्ड की क्वांटिटी देखें या जो लोग जा चुके हैं उनकी क्वांटिटी देखें तो पुलिस और मीडिया के हिसाब से ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। ललित के दूर के रिश्तेदार भी इस एंगल से एग्री करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो आउट ऑफ द ब्लू सुसाइड क्यों ही करेंगे और पुलिस को इसे एज अ मर्डर एंगल ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स अपने फ़ायदे और टीआरपी बढ़ाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इफ़ यू गाइस डोंट नो तो टीआरपी एक तरह का रेटिंग सिस्टम होता है जो कि टेलीविज़न वर्ल्ड में काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाता है। जिसकी टीआरपी ज़्यादा उसका उतना ही फ़ायदा। लोकल पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए थे और प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। इसी कारण एट फर्स्ट दिल्ली पुलिस ने पब्लिक प्रेशर की वजह से इसे एज अ मर्डर केस रजिस्टर कर लिया। चंदावत फैमिली काफ़ी एक्टिव थी अपने एरिया में, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि वो अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन शेयर करते थे। और इसी कारण किसी को भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि चंदावत फैमिली किसी भी डिप्रेशन या डिस्टर्बेंस से गुजर रही है। चंदावत फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी आगे थी। इनकी दोनों शॉप्स ग्रोसरी और प्लाईवुड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही थी। फैमिली के मैक्सिमम मेंबर्स एजुकेटेड थे। इनफैक्ट टीना जो कि ललित की वाइफ थी, उन्होंने मास्टर्स की थी सोशियोलॉजी में। घर के जवान बच्चे स्कूल और कॉलेज जाया करते थे और प्रियंका एक बड़ी एमएनसी में जॉब करती थी। एंड या वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये फैमिली काफ़ी खुश थी बिकॉज प्रियंका की शादी होने वाली थी और इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते पहले ही, दैट इज़ 17 जुलाई 2018 को प्रियंका की एंगेजमेंट हो चुकी थी। प्रियंका जो कि प्रतिभा की इकलौती बेटी थी, उन्हें फाइनली कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा था आफ्टर स्ट्रगलिंग अ लॉट। और आप तो जानते हैं कि आजकल के टाइम पर रिश्ता मिलना घास में सुई ढूंढने के बराबर होता है। बट इन दिस केस प्रतिभा एंड प्रियंका बोथ वर लकी, और प्रियंका के फियांसे भी एक बहुत रेप्यूटेड और अच्छी फैमिली के थे और उन्हें जैसा परिवार चाहिए था वैसा ही मिल रहा था। तो आई डोंट थिंक कि शादी या एंगेजमेंट कोई रीज़न हो सकता है उनके इस मोटिव के लिए। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, स्पेशली उनके मंदिर की, दे फाउंड 11 डायरीज। उन्हें 11 डायरीज मिली जो ललित ने लिखी थी। ये डायरीज ललित ने पिछले 11 साल से लिखनी शुरू की थी और इसकी पहली एंट्री अगस्त 27 की थी। ये डायरीज में कुछ स्ट्रेंज चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे उनका डेली रूटीन ऑफ ऑल मेंबर्स। अब यू माइट बी थिंकिंग कि रूटीन कोई स्ट्रेंज बात नहीं हो सकती, एज हम खुद अपना डेली रूटीन, अपने डेली टास्क डायरी में लिखा करते हैं। बट यहाँ पे ये सारे रूटीन्स इस तरीके से लिखे थे जैसे कोई ललित को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, कोई ललित को बता रहा था कि सबके रूटीन्स क्या होंगे। और सिर्फ रूटीन्स ही नहीं बल्कि ईटिंग हैबिट्स, फंक्शंस और बहुत कुछ। डायरीज में लिखी चीज़ों और प्रोसीजर्स से उनकी फाइनेंशियल और जनरल बेटरमेंट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी। और अगर कोई इन डायरीज में लिखी रूटीन को नहीं मानता था तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। इफ़ वी सी इन अ जनरल वे, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी लाइफ और अपने तौर तरीके से जिएं विदाउट एनी वंस इंटरफेरेंस। और एक उम्र आती है जब हमें फ्रीडम चाहिए होती है। बट यहाँ एवरीथिंग वॉज वियर्ड। यहाँ इस फैमिली को एक डायरी से इतना लगाव था कि हर वो चीज़ जो डायरी में लिखी थी वह उसे आंख मूंद कर फॉलो कर रहे थे। जब पुलिस ने ये चीज़ें देखी और नोटिस की तो उन्हें भी ये बात समझ आ गई कि ये केस जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है और ललित का ज़रूर ना कुछ इस केस से बहुत ख़ास कनेक्शन है।
जब चंदावत फैमिली हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुई, ललित वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। उनके खर्चे पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी। नाउ थिंक कि ललित घर का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, इट वॉज भुवनेश, बट स्टिल वो कमाता था, इसीलिए पूरी फैमिली उन्हें भोपाल सिंह के बराबर का दर्जा देती थी। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन कि भोपाल सिंह नारायणी देवी के हस्बैंड थे एंड ही वॉज द मोस्ट सीनियर पर्सन एट दैट टाइम। एंड रिमेंबर दिस नेम, भोपाल सिंह, बिकॉज ये एक ऐसी कड़ी है जिसने इस केस को एक अलग एंगल दिया। दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ललित हिसार के एक प्राइवेट कॉलेज से मेडिसिन कर रहे थे। इन हिज फर्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग में बहुत बड़ी इंजरी आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में और चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट स्टिल ही कंटिन्यूड और उनके थर्ड ईयर में वो दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे पाए ड्यू टू हिज इलनेस। तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का सोचा। उस एक्सीडेंट से उनके ब्रेन में काफ़ी चेंजेस आए और उनके बिहेवियर में भी। ललित ने दिल्ली के एक शाहपुरा में एक प्लाईवुड की शॉप में काम करना शुरू कर दिया और लगभग 10 साल बाद बुरारी में उन्होंने खुद की प्लाईवुड की शॉप खोल ली। इन 2002 उन्होंने टीना के साथ शादी की और 3 साल बाद उनका बेटा शिमक हुआ। 2004 ललित के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। उनकी शॉप में काम करने वाले एक एम्प्लॉयर के साथ एक सैलरी रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ और उसने ललित को प्लाईवुड की बहुत सारी शीट्स के नीचे पुश कर दिया और वहाँ आग भी लगा दी। समहाउ ललित वहाँ से निकल तो गए, बट उस इंसिडेंट का इफ़ेक्ट ललित पर इतना हुआ, स्पेशली उनके ब्रेन पर, और ही लॉस्ट हिज वॉइस। उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी और उस दिन के बाद वो पहले जैसे नहीं रहे। एंड अनफॉर्चुनेटली 2007 में ललित के पापा भोपाल सिंह जी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने की वजह से चले गए। भोपाल सिंह चंदावत फैमिली के सबसे बड़े थे और पूरी फैमिली को जोड़ के रखते थे, बट अब फैमिली निराश थी। भोपाल सिंह इंडिया की मोस्टली फैमिलीज़ की तरह फैमिली के हेड थे और सभी मेंबर्स उनसे एडवाइस लिया करते थे, फिर चाहे वो कोई डिसीजन लेना हो या ओवरऑल फैमिली के बेटरमेंट के लिए। उनसे पूछे बिना कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते थे। बट अब जब भोपाल जी जा चुके हैं तो पूरी फैमिली टूट सी गई। उन्होंने एक पंडित को बुलाया ताकि घर में वापस शांति आए और गरुड़ पुराण का पाठ रखवाने को कहा। ये बेसिकली एक तरह का रिचुअल होता है जिसमें जो इंसान जा चुका है उनके अगले जन्म की प्रार्थना की जाती है और ये लगभग 10 दिन का होता है। जब ये पूजा चल रही थी और सब लोग प्रेयर कर रहे थे, तब सडनली ललित के ओम चैंट करने की आवाज़ आई। पूरी फैमिली शॉक हो गई और सब कहने लगे कि दादाजी आ गए। चंदावत फैमिली को लग रहा था कि भोपाल जी की आत्मा ललित में आ गई है। जब फैमिली और फ्रेंड्स ने ललित से उनकी आवाज़ सडनली आने की वजह पूछी तो ललित ने बताया कि उनके पिताजी उनके सपने में आए थे और ये पूजा करने को कहा। बस इसी दिन से चंदावत फैमिली के आखिरी दिन शुरू हो गए। उन्हें अब नहीं पता था कि उनका ये अंधविश्वास उन्हें कहाँ लेकर जाएगा। हर रात 9 बजे पूरी फैमिली 15 से 30 मिनट एक साथ बैठती थी और पड़ोसियों को भी बताती थी कि दादाजी के आने का वक्त हो गया है। भोपाल सिंह जी ओरिजिनली राजस्थान से बिलोंग करते थे और बाद में उन्होंने पंजाब शिफ्ट होने का फैसला लिया फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड। उन्होंने पास में ही एज अ फार्मर काम करना शुरू कर दिया और जिस ज़मीन पर वो काम करते थे वो ज़मीन नारायणी देवी के फादर की थी। लेटर ऑन भोपाल सिंह के हार्डवर्किंग नेचर और ऑनेस्टी को देखते हुए नारायणी देवी के फादर ने उन्हें अपनी बेटी का रिश्ते का प्रपोजल दिया, with which भोपाल जी agreed and they both got married। भोपाल जी नारायणी देवी के घर में ही शिफ्ट हो गए और बाद में उनका सरनेम भाटिया भी ले लिया। धीरे धीरे तरक्की हुई और भोपाल जी ने अपनी फार्मलैंड और कैटल्स को ओन करना शुरू कर दिया और बाद में अपनी लैंड बेच के बुरारी में एक प्लॉट भी खरीद लिया और अपनी वाइफ और छोटे बेटे ललित के साथ वहाँ रहने लग गए। इन 1993 उन्होंने भुवनेश और उनकी वाइफ सविता और नीतू को भी बुला लिया फ्रॉम राजस्थान टू लिव विद देम। इन mid-90s भोपाल जी ने अपनी बेटी और पोती को भी बुला लिया आफ्टर हर हस्बैंड डाइड एंड प्रियंका की पढ़ाई चंदावत फैमिली ने खुद कराई। जब ललित की आवाज़ वापस आ गई तब से चंदावत फैमिली के लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए।
जैसे उन्होंने नॉनवेज बनाना और खाना दोनों छोड़ दिया। भुवनेश ने भी अल्कोहल का सेवन बंद कर दिया। द पूजास बिकेम रेगुलर। उनकी शॉप्स 1 से 3 हो चुकी थी। ललित की प्लाईवुड शॉप, भुवनेश की ग्रोसरी शॉप और तीसरी वाली दोनों भाई साथ मिलकर खोलने वाले थे, जो कि मार्बल और फ्लोरिंग की होने वाली थी। ये सारे चेंजेस आए, बट हैरानी की बात ये है कि भोपाल जी खुद एक नॉन वेजिटेरियन थे और वो शराब का सेवन भी करते थे। फिर ललित को ये इंस्ट्रक्शंस कैसे और किस तरीके से दी जा सकती थी बाय हिज फादर। पर हाँ, ललित अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाता था। नाउ लेट्स कम टू दोज 11 डायरीज जो पुलिस को मिली थी। तो भोपाल जी का पहला मेंशन उन डायरीज में सितंबर 7, 2007 का था, जहां उन्होंने फैमिली मेंबर्स को बताया कि उनकी फ़ोटो को घर के बीचों बीच रखा जाए और उन्हें याद किया जाए। अब चंदावत फैमिली पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी थी कि भोपाल जी ललित के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जाती थी उन्हें फॉलो करना ज़रूरी था, और अगर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता था तो उनका खामियाजा ललित और उनकी वाइफ को चुकाना पड़ता था। और ललित ने फैमिली मेम्बर्स को ये भी बताया कि उनके फादर ने कोई बड़ तपस्या करने को कहा है फॉर द बेटरमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द फैमिली। एंड या वन मोर थिंग, ललित ने फैमिली को ये भी बताया कि इस बड़ तपस्या के बारे में किसी बाहर के इंसान को ना बताया जाए, और अगर ये चीज़ें किसी के साथ भी शेयर होती है तो पूजा व्यर्थ हो जाएगी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये बड़ तपस्या क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिचुअल्स ये कोई आम पूजा या साधना नहीं थी, ये थी बड़ तपस्या, एक ऐसी क्रिया जिसका जिक्र सिर्फ उन दिनों की डायरीज में मिलता है जहां मौत सिर्फ एक कदम दूर थी। लेकिन उनके लिए ये मौत नहीं थी, ये मोक्ष था। इस रिचुअल के तहत पूरे परिवार को एक विशेष दिन तैयार रहना पड़ता था। हर एक व्यक्ति अपने लिए एक नोज़ बनाता, दुपट्टा या साड़ी से। ये नोज़ उनके गले में बांधी जाती थी और उसका ऊपर वाला हिस्सा ड्राइंग रूम के लोहे की ग्रिल पे या घर के बीचों बीच ऊपर बांधा जाता था। लेकिन सिर्फ ये करना काफ़ी नहीं था, हर किसी को अपने हाथ और पैर भी बांधने पड़ते थे। आंखों पर पट्टी होती थी, कानों को बंद किया जाता था और मुंह पे भी कपड़ा बांधा जाता था। कहते हैं ना, सी नो एविल, हेयर नो एविल, स्पीक नो एविल, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत कहो। पर ये तो कुछ और था। हर एक फैमिली मेंबर एक स्टूल पर खड़ा होता, अपने पैरों के नीचे बस एकमात्र सहारा, और फिर जब इस क्रिया की औकात आती तो वो स्टूल हटा दिया जाता। उनकी बॉडी हवा में लटकती थी, बिल्कुल एक पीपल या बरगद के पेड़ के जड़ से लटके हुए रूट्स की तरह। ऐसा लटकना उनके लिए एक अध्यात्म क्रिया थी, एक स्पिरिचुअल सस्पेंशन। ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि डायरीज में इस चीज़ का मेंशन था कि अगर तपस्या अच्छे तरीके से और सही तरीके से हुई तो डैडी यानी ललित के पिताजी आएंगे और सबको फिर से जीवित करेंगे। उन्हें डर नहीं होना चाहिए, डर सिर्फ मन का वहम है, मौत नहीं आएगी, डैडी आएंगे। ये उनका अंधविश्वास था। हर तपस्या का एक अंतिम चरण होता है और यहाँ पर सबसे बड़ी कुर्बानी देने का वक्त था। नारायणी देवी घर की सबसे बड़ी थी और बुजुर्ग भी थी, तो उनके लिए स्टूल पर खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। एंड यू वोंट बिलीव कि डायरी में इस चीज़ का भी मेंशन था। डायरी में साफ साफ लिखा था कि माँ ज़मीन पे लेट के ये तपस्या करेगी। उनके हाथ, पैर, आंखें, मुंह उसी तरीके से बांधे जाएंगे जिस तरीके से सबके बांधे जाएंगे। एंड एट द एंड एक ही फैमिली के 11 लोग एक साथ लटक गए, ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, और ये काफ़ी प्लान्ड लग रहा था। रस्सी की लंबाई, स्टूल्स की जगह, ग्रिल की हाइट, सब कुछ डायरी के मुताबिक था, बिकॉज ये उनके लिए रोज़ का रूटीन सा बन गया था। एक्सेप्ट गिविंग अप देयर लाइफ ऑन दैट वेरी डे। वो लोग पिछले 6 दिन से यही सब कर रहे थे, दैट मीन्स बिफोर 1 जुलाई। रोज़ ये तपस्या करते थे और वापस नीचे उतर जाया करते थे। तो इन्हें रोज़ की तरह ऐसा ही लगा कि आज भी वैसा ही होगा, बट दे मिसअंडरस्टूड दिस थिंग कि ये विश्वास उन्हें कहाँ ले जाके जाएगा। पुलिस ने जब घर के एंट्रेंस पर सेट हुए कैमरास की फुटेज देखी
और फुटेजेस को ध्यान से देखा तो उसमें 2 औरतें कुछ स्टूल्स को घर के अंदर ले जा रही थी। यही नहीं, 2 बच्चे कुछ वायर्स और रस्सियों को भी एक प्लाईवुड की शॉप से ले जा रहे थे। यू विल बी शॉक्ड इफ आई टेल यू कि वो 2 बच्चे कोई और नहीं बल्कि शिवम और ध्रुव थे, जो कि अपनी ही प्लाईवुड की शॉप से वो सब सामान ले जा रहे थे। और वो 2 औरतें जो कि स्टूल्स ले जा रही थी वो भी उस घर की ही थी। एंड या वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि हो सकता है ये चीज़ सुन के तुम्हें भी काफ़ी अजीब लगे, और एट अ सर्टेन पॉइंट मुझे भी लगा था कि उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था। अब तुम ही सोचो कि उन्हें ये चीज़ अगर पता होती कि वो आगे नहीं बचने वाले तो वो रेस्टोरेंट से खाना क्यों ही मंगवाते। बट उन्हें पता था और वो पिछले 5 दिन से ये चीज़ को कर रहे थे, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि आज भी वो ये क्रिया करके वापस नीचे उतर जाएंगे। और सीसीटीवी को ध्यान से देखने से पता लगा कि सीसीटीवी में कोई और इंसान नहीं दिख रहा। इसका मतलब यही हुआ कि उनके घर के अंदर कोई और एंटर नहीं हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस का कहना था कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और उनके हिसाब से ये फैमिली वेल अवेयर थी कि वो क्या कर रही है। उन्हें कोई निराशा या दुख नहीं था। वो शाम को शिवम और ध्रुव अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे मूड में थे और हंसकर बात कर रहे थे। इन सब चीज़ों से यही पता लगता है कि ये फैमिली पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स 1 जुलाई की मॉर्निंग अराउंड 1:30 को ये इंसिडेंट हुआ था। पुलिस ने जब बारीकी से देखा तो उन्हें ललित और टीना के हाथ लूज बंधे दिखे, विच मीन्स कि शायद उन्हें यानी कि ललित और उनकी वाइफ को पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने सभी मेंबर्स के हाथ और पैर काफ़ी टाइट बांध दिए थे और बाद में अपने भी। बट व्हाट अबाउट नारायणी देवी? वो तो कहीं पर लटकी भी नहीं थी, बट हो सकता है ललित और उनकी वाइफ ने नारायणी देवी का मर्डर किया हो। बिकॉज अगर हम देखा जाए तो वो कहीं से लटकी नहीं थी कि उनके गले में कोई प्रेशर पड़े, बट स्टिल शी डाइड। क्योंकि ललित ने हो सकता है कि जो गले पे उनके बांधा था वो काफ़ी कस के बांधा हो। सो इफ़ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी ऑटोप्सी, तो पुलिस ने एक एक्सपर्ट की टीम सेट की टू कंडक्ट दिस ऑटोप्सी, और इसका रिजल्ट ये रहा कि पुलिस ने इसे एक मास सुसाइड डिक्लेयर किया। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक तरह का वैल्यूएबल टूल होता है जिससे सुसाइड या इस तरह के इंसिडेंट पे एक डीप रिसर्च की जाती है। इसमें बेसिकली जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंटरव्यूज से कलेक्ट की जाती है, जो कि उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव से होती है, उन पे एक डीप रिसर्च की जाती है। और सब इंटरव्यूज से ये थ्योरी आई कि डेथ का मेन रीज़न शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था, जिसमें घर के सभी मेंबर्स एक मेंबर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। एंड इट बिकम्स ऑब्वियस नाउ कि यहाँ भी ललित का मेंटली अनस्टेबल नेचर रूट कॉज था, मे बी पुराने इंजरी या पुराना कोई ट्रॉमा की वजह से। ये केस और ललित की मेंटल कंडीशंस आज भी समाज में कुछ क्वेश्चंस रेज करती है कि किस तरह से मेंटल इश्यूज़ को हमारी सोसाइटी में आज भी नेग्लेक्ट किया जाता है। अगर ललित का सही वक्त पर ट्रीटमेंट किया जाता या उनके इशू को टाइमली एड्रेस किया जाता तो ये ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी। इंडिया में मेंटल इश्यूज़ को कोई सीरियस नहीं लेता, एंड इफ कोई लेता भी है और साइकेट्रिस्ट को अप्रोच भी करता है तो लोग उसे पागल कंसीडर करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेंटल इश्यूज़ भी काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, एज यू हैव सीन इन दिस केस। हालांकि पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, बट स्टिल कुछ सवाल जहन में रह जाते हैं, जैसे कैसे इतनी एजुकेटेड फैमिली इन सब चीज़ों में विश्वास करने लग गई। ये केस सिर्फ किसी रिचुअल या फिर कोई धर्म को क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर एजुकेशन के साथ साथ रैशनल थिंकिंग और प्रैक्टिकलिटी इन सब में होती तो ये सब कुछ करने से पहले कुछ ना कुछ इनके दिमाग में या फिर एक बार तो इनके मन में डाउट ज़रूर आता कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये केस सिर्फ एंटरटेनमेंट या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही नहीं है, बट इससे आप एक लाइफ लेसन भी ले सकते हैं। कभी किसी से बात करनी हो या कोई मेंटल ट्रॉमा हो तो उसको
ट्रीट ज़रूर करें या फिर किसी करीबी से बात करें, बिकॉज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो शेयर करने से सॉल्व ना हो सके। विद दिस मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त थॉमस, साइनिंग ऑफ।